10वीं-12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र रविवार को अकोला जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा हो गए। छात्रों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग की है। अकोला में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए स्कूल साल भर ऑनलाइन थे। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा नहीं ली जा सकी। यही कारण है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग छात्रों ने की है। छात्रों ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाने के बाद ऑफलाइन परीक्षा देना उचित नहीं, इसलिए छात्रों की आत्मा से न खेले। छात्रों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। आज महाराष्ट्र अकोलामध्ये आम्ही सगळे विद्यार्थी जमलेलो आहे। आमचे जे बोर्ड्स 2022 आहे आम्हाला ते कॅन्सल करवायचे आहे, कारण यांनी आमचे एक्झाम्स जे पण आहे प्रिलिम्स वगैरे सगळे ऑनलाईन घेतलेले आहे, MCQ फॉर्मॅटमध्ये घेतलेले आहे आणि आता आम्हाला रिटर्न पेपर द्यायला हे सांगून राहिले। समजा आमचा अभ्यासच ऑनलाईन झाला तर आम्ही ऑफलाईन कसं लिहावं? वर्षा गायकवाड यांना स्वतः कोरोना झालेला आहे अँड शी नोज व्हॉट आर द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ कोरोना, तरी तिला विद्यार्थ्यांच्या जीवाची काही पर्वा नाहीये। वर्षा गायकवाड यांना आमच्या विद्यार्थ्यांच्या जीवाची पर्वा नाही। आता ते म्हणून राहिले की ऑनलाईन एक्झाम यासाठी नाही घेऊ शकत, कारण स्लम मधल्या पोरांजवळ फोन नाही आहे, त्यांच्याजवळ ऑनलाईन याची व्यवस्था नाही आहे। पण मॅम, मी तुम्हाला एक एवढंच विचारणार आहे की समजा त्यांच्याजवळ मोबाईल नाही, त्यांनी ऑनलाईन क्लास केले कसे, त्यांचा अभ्यास झाला कसा? 1 महिना कॉलेज सुरू राहिलं आणि 1 महिन्याच्या बेसिसवर ते आमचा पेपर घेत आहे। आणि घ्या तुम्ही एकतर आमची एक्झाम कॅन्सल करा, वॅक्सिन लागल्याने काहीच नाही होत सर। आमचे तुम्ही फिजिकली प्रिपेअर करून राहिले, पण मेंटली कसं प्रिपेअर कराल? किती स्टुडंट्स डिप्रेशनमध्ये आहे आणि आता 1 महिन्यावर एक्झाम आहे, आमचं काही झालेलं नाही, शिकवलेलंच नाही, बेसच नाही माहीत आम्हाला, तर आम्ही काय करावं? यामध्ये विद्यार्थ्यांनी काय करावं? ऑफलाईन द्यायला लावला, हे कुठला नाही आहे सर? तुम्हाला कोरोना होता, आम्हाला कोरोना होते, आम्हाला होत नाही। गायकवाड यांना स्वतः कोरोना झालेला आहे। मुलांनी मुंबईमध्येच स्वतः डिप्रेशनमध्ये येऊन एका मुलीने आत्महत्या केलेली होती, मागच्या महिन्याची न्यूज आहे। आणि हे सर्व मुलं आहेत, हिंदुस्तानी भाईने आम्हाला सपोर्ट केला, आम्ही पण त्यांना सपोर्ट करू। हिंदुस्तानी भाई। कपास उत्पादकों के लिए अच्छे दिन। कपास ने शुरुआत से ही 10,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर को पार कर दिया है। अकोला जिले के अकोट बाजार समिति में कपास का भाव सर्वाधिक 11,330 प्रति क्विंटल रहा। अकोला जिले में कुछ वर्षों से हो रही भारी बारिश, कीड़ों के प्रकोप और बेमौसम बारिश और कम उत्पादन के कारण कपास की खेती करने वाले किसानों पर भूखों मरने की नौबत आई थी। लेकिन नए साल में कपास की कीमतों में बढ़ोतरी ने किसानों में नई उम्मीद जगाई है। अकोला की कृषि उत्पन्न बाजार समिति में इस बार कपास को अच्छा मूल्य मिल रहा है। पिछले कई वर्षों से मौसम में बदलाव के कारण कपास का उत्पादन कम हो गया था। हालांकि कई सालों के बाद इस साल पहली बार कपास उत्पादकों के जीवन में खुशियां लौटी है। कपास को अकोट में सबसे ज्यादा कीमत मिल रही है। इस वजह से अमरावती विभाग के अकोला सहित अमरावती, यवतमाल और बुल्ढाना जिलों के किसान अकोट में अपना कपास बिक्री के लिए ला रहे हैं। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील के भालेगांव रनगांव में थ्रेशर मशीन में फंसने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक तुअर निकालने का काम करने गया था, तभी थ्रेशर मशीन में उसका पैर फंस गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव में खलबली मच गई। मलकापुर तहसील के भालेगांव रनगांव में तुअर कटाई का काम चल रहा था। गांव का 20 वर्षीय पवन बावस्कर तुअर निकालने का काम करने गया था। इसी दौरान थ्रेशर मशीन से चार निकालने के दौरान पवन का पैर मशीन में फंस गया और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद गांव में खलबली मच गई थी। अकोला में बाइक सवार चोर एक महिला
के गले से नेकलेस छीनकर फरार हो गया। शहर के सातव चौक के पास हेडगेवार ब्लड बैंक के पास सरेआम इस तरह से चेन स्नैचिंग की घटना से खलबली मच गई। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अकोला शहर के शिवाजी नगर में रहने वाली संगीता सोनटक के अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ सातव चौक के पास एक अपार्टमेंट में अपने करीबी के घर हल्दी कुमकुम के लिए गई थी। वहां हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होने के बाद वो सब ऑटो में वापस लौट रही थी। तभी बाइक सवार 2 युवक वहां आए और संगीता के गले से उसका नेकलेस छीनकर वहां से भाग निकले। सरेआम इस तरह से चैन स्नैचिंग होने से परिसर में खलबली मच गई। 65 ग्राम के सोने के नेकलेस चोरी होने के मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चैन स्नैचरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर तलाशी ली, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अकोला जिले में जून में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र दानापुर के बाग थे, जहां केले के बाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। दानापुर के किसानों ने जिला कलेक्टर को निवेदन सौंपकर फसल नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। जूनमध्ये दानापूर परिसरामध्ये वादळी हवेमुळे ज्या शेतकऱ्यांनी केळी पेरलेली होती, तर जवळपास दानापुरातील शेतकऱ्यांचं 99 शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं होतं आणि केळी पडल्यामुळे आम्ही पीक विमा कंपनीकडे क्लेमसुद्धा दाखल केला होता आणि तहसीलदार आणि कृषी अधिकारी यांच्याकडे ही माहितीसुद्धा दिली होती। त्याच्यानंतर तो सर्वे झाला। सर्वे झाल्यानंतर आमचं जे नुकसान आहे ते 33% वर आमचं नुकसान झालं होतं। आम्ही त्याचा पाठपुरावासुद्धा केला होता, पण आम्हाला कोणती बी शासन स्तरावरून कोणतीच आर्थिक मदत मिळाली नाही। शासन स्तरावरून आम्हाला कोणतीच आर्थिक मदत मिळाली नाही। आम्हाला पीक विमासुद्धा मिळाला नाही। आम्ही शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला होता। त्याच्यानंतर शासन स्तरावरून आर्थिक मदत मिळायला पाहिजे शेतकऱ्यांना, ती मदतसुद्धा मिळाली नव्हती। म्हणून आम्ही आज कलेक्टर साहेबांना आणि निवासी कलेक्टर खडसे साहेब यांच्याकडे पुन्हा मागणी केली आणि त्यांनी आम्हाला आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी खोत साहेब यांना बोलवून चर्चा केली आणि निधी उपलब्ध असला तर आम्ही याची पाठपुरावा करू म्हणत आणि पुन्हा प्रस्ताव पाठवून शासन स्तरावरून मदत मिळाली पाहिजे या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करू। आम्हाला समजा आर्थिक मदत मिळाली नाही तर आम्हाला नाही इलाज असतं आम्हाला उपोषण करावं लागेल आणि आम्हाला आर्थिक मदत मिलना आवश्यक है सद्यच्या कंडीशनमध्ये। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय में अकोला की महिलाओं को जिलेवार और विधानसभा निरीक्षकों, विभिन्न तहसीलवार निरीक्षकों, महानगर निरीक्षकों, वार्ड प्रणाली निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह सुनीता सावले को महानगर मध्य भाग का निरीक्षक बनाया गया है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी सुनीता सावले महिलाओं के न्याय के अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती हैं। वो नगर समेत देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमेशा काम कर रही हैं। सुनीता सावले को पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अकोला महानगर मध्य जोन निरीक्षक नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति महिला प्रदेश अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने मुंबई में पार्टी कार्यालय में की। उन्होंने नियुक्ति का श्रेय राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अजित पवार, सांसद सुप्रिया सुले, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, जिलाध्यक्ष संग्राम गावंडे, नगर अध्यक्ष विजय देशमुख, महिला जिलाध्यक्ष उज्ज्वला राउत, महिला नगर अध्यक्ष रिजवान शेख, आशा मिर्गे और अन्य को दिया। इस नियुक्ति के कारण सविता मोरे, रेखा तायड़े, सरला सिरसार, रमाबाई ओहीकर,
आदि ने उनका स्वागत किया। आमचे आदरणीय चंद्रशेखरजी पवार साहेब आणि रुपालीताई चाकणकर प्रदेश अध्यक्ष आमच्या रुपालीताई चाकणकर यांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला आज निरीक्षकाचं पद मिळालं. अकोला निरीक्षक पद मला मिळालं. आम्ही खूप आभारी आहे त्यांचं. आशाताई मिरगे आमच्या अकोल्याच्या, त्यांचं पण खूप मला सहकार्य मिळालं. आमच्या उज्ज्वलाताई राऊत जिल्हा उपजिल्हा अध्यक्ष यांचं पण मला खूप सहकार्य मिळालं. आणि आमचे आदरणीय संग्राम भाऊ गावंडे भैया यांचं पण मला खूप सहकार्य मिळालं. शहराचं निरीक्षक पद मिळण्याबाबत त्यांचं खूप सहकार्य मिळालं. आणि इजू भाऊ देशमुख यांचं पण मला खूप सहकार्य मिळालं. शहराचं निरीक्षक पद त्यांच्याच्यानंच मला मिळालं. आणि आशाताई मिरगे त्यांचं पण मला खूप अभिनंदन करावं वाटतं की मला त्यांनी माझं नाव सुचवलं. आणि रुपालीताई चाकणकर यांच्या नेतृत्वाखाली मला हे शहराचं पद निरीक्षक म्हणून ठरण्यात आलं. मी खूप त्यांचे आभारी आहे. आणि माझ्या कुर्शीनगर प्रभाग 13मधून माझ्या महिलांचं पण खूप मला सहकार्य मिळालं. त्यांच्यामुळेच मला हे पद मिळालं. मी खूप त्यांचे पण आभार मानते. आणि माझं पुढच्या हे पद मला दिलं त्यांचं मी खूप अभिमानानं सहकार्य करणार. आणि मला त्यांचं मदत पण हवी. आणि मी जेवढं माझ्याच्यानं होईल तेवढं मी सहकार्य करणार. एवढं बोलून मी खूप शेगांव तहसील के कुछ गांव के किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए महावितरण के ग्रामीण कार्यालय पर हमला किया। इस समय कार्यालय में कोई अधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण किसानों ने कार्यालय में ताला लगाने का प्रयास किया। बुल्ढाना जिले में किसानों को खेती के लिए रोक रोक कर बिजली दी जाती है, लेकिन लाइन लग जाने के बाद भी वोल्टेज नहीं आता, या फिर बिजली वितरण कार्यालय से संपर्क करने पर वहां कोई फ़ोन नहीं उठाता। इससे किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। इसी तरह रविवार को बिजली वितरण कार्यालय के कर्मचारियों ने शेगांव तहसील के ज्वाला वरखेड़ और ज्वाला पलासखेड़ के खेतों से डीपी से बिजली कनेक्शन काट दिया। सोमवार को नाराज किसानों ने बिजली वितरण कार्यालय पहुंचकर बिजली गुल होने पर अपना रोष व्यक्त किया, जबकि डीपी पर कनेक्शन के कई लोगों ने अपने बिजली बिल का भुगतान कर दिया था। हालांकि दिन के काम के दौरान कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, इसलिए किसानों ने एक स्टैंड लिया था। इसी बीच बिजली वितरण कंपनी के एक सुरक्षा गार्ड ने किसानों को कार्यालय छोड़ने के लिए कहा तो गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा गार्ड के साथ हाथापाई की। इस बीच पुलिस ने बीच बचाव कर आगे की घटना को टाला। घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर संभाग में विद्युत वितरण कंपनी के प्रभारी अभियंता ने किसानों से परामर्श कर तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने के आदेश दिए। मी अशोक साळंगे हिंगणे वरखेड, माझ्या भावाच्या नावानं रामदास साळंगे हिंगणे यांच्या नावावर कनेक्शन घेतलेलं आहे, परंतु आमच्या कनेक्शनपर्यंत व्होल्टेज येतच नाही। नेहमीकरता मोटर बंद असते। वारंवार यांच्याकडे तक्रार देऊनही म्हणतात की बा चालू होत नाही, कमी कनेक्शन आहेत, तर ते लांब वायर असल्यामुळे समजा आम्हाला व्होल्टेज काही मिळू शकत नाही। याच्यावर तर बा आमचे मोटर व्होल्टेज पूर्ण यावं मा किंवा नवीन डीपी द्यावी। शिंगणे शेतकरी बोलतो। आमचा लाईनचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे, व्होल्टेज भेटत नाही। वायरमॅनांना फोन केले तर ते येत नाही, ते म्हणतात तुम्हीच करा, परमिट देत नाहीत। खूप प्रॉब्लेममध्ये आहे साहेब आम्ही। आणि आता लाईनचे टायमिंगचे वेगळे, रात्री 12ला लाईन येते, पहाटे निघून जाते। पाणी द्यायचं तर कधी द्यायचं, त्यात आता लाईनही कट केलेली आहे। ती आमच्या शेतात वाघाची भीती आहे। रात्री आम्हाला बायकोची कुंकू पुसून आम्हाला शेतात जावं लागून राहिलं पाणी द्यायला। 7 किलोमीटरवर डीपी, तिथून आम्हाला लाईन आहे। काय कसं शेतकऱ्यांना काय करायचं, काही करायला बसलो की आणि ती बिलायचं आणतात। मी वरखेड बुजुर्ग येथील वासुदेव आत्माराम हिंगणे बोलतो आहे। माझ्या डीपीवर 4 कनेक्शन आहेत। जगदेव नंदू शिरसाट, रामकृष्ण झिंगराजी इंगळे, दिवाकर पुरुषोत्तम हिंगणे आमचे पूर्ण क्लिअर आहेत। आमची लाईन तरी कट करण्यात आली। आमच्या कांद्याला जर पाणी भेटते तर हा साहेब ज्यानं कट केली हा घागरनं आणून त्याला टाकीन का पाणी, बस एवढंच म्हणणं आहे, दुसरं काही नाही। एमएससीबीनं कास्तकारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता कोरोना काळात जे थकीत बिलं होते त्या बिलापोटी थकीत बिलापोटी त्यांच्या लाईन कास्तकारांना कोणती पूर्वसूचना देता कट केलेली आहे। कास्तकार हा एक इमानदार नागरिक आहे। त्यांनी आतापर्यंत शासनाचे कोणतेच पैसे कर्ज असो काय कोणते डुबवलेले नाहीत, तरीसुद्धा त्यांच्याकडे कोणती सहानुभूती न दाखवता एमएससीबीनं त्यांचे काल पूर्वसूचना न देता आज कास्तकारावर अवकाळी संकट पडलेलं आहे। तरीसुद्धा कास्तकार त्यांच्याकडे जे
विद्युत बिल थकबाकी आहे ते भरण्यास तयार आहेत. आज आम्ही इथं MECBमध्ये सर्व वरखेड बुद्रुक, जवळा, टाकली, नागझरी इथले सर्व 70 ते 80 कास्तकार इथं आलेले आहेत. पण इथं कोणताही MECBचा अधिकारी इथं त्या कास्तकारांना भेटण्यासाठी हजर नाही. आम्ही संबंधित अभियंत्याला फोनवर बोललो, ते बुलढाण्याला गेलेले आहेत. त्यांना विनंती केली बुवा सर्व कास्तकार लोक 2,000 रुपये बिल भरण्यास तयार आहेत, त्यांच्या लाईन्या पूर्वत कराव्या. काही कास्तकारांचे पूर्ण बिल भरलेले आहेत, थकबाकी नसताना सुद्धा त्यांचेसुद्धा कनेक्शन यांनी काल डायरेक्ट इथं कट केलेले आहेत. खामगांव में महिला किशोरियों को सैनिटरी पैड बांटे गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस युवती कांग्रेस के माध्यम से ये पहल की गई। साथ ही ये पहल के जरिए आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य जागरूकता भी की गई। महिला द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार में मुख्य रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर हल्दी कुमकुम बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाते हैं। इस मौके पर महिलाएं एक दूसरे को तरह तरह के अनाज और फल दे रही हैं। इस दौरान कई महिलाएं सामाजिक काम भी करती हैं। महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य संदेश फैलाने के लिए राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस द्वारा इसी तरह की एक पहल शुरू की गई है। खामगांव तहसील के जयरामगढ़ के आदिवासी बहुल गांव में जाकर जागरूकता पैदा की गई और गांव की महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म और सैनिटरी पैड के दौरान बरती जाने वाली देखभाल के बारे में मार्गदर्शन किया गया। साथ ही इन महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी पैड दिए गए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण के लिए सैकड़ों रुपए खर्च करती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर स्तर पर जागरूकता भी फैलाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी अवैध वनों की कटाई जोरों पर शुरू रहती है। लेकिन दूसरी तरफ मलकापुर के लखानी परिवार ने अपने पूर्वजों द्वारा लगाए गए पेड़ों को काटने की बजाय इन पेड़ों को दोबारा लगाकर समुदाय को अच्छे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देखिए पूरी खबर। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में पेशे से व्यापारी मनीष लखानी के स्थान पर 3 पीढ़ियों से एक पेड़ था। अब उन्हें इस पेड़ से अपना व्यवसाय बढ़ाने की समस्या थी। कई लोगों ने उसे पेड़ काटने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने उस पेड़ की रक्षा करने का फैसला किया। इसके जरिए उन्होंने गूगल पर सर्च कैंपेन शुरू किया। उन्हें पता चला कि इस पेड़ को दूसरी जगह लगाकर जिंदा रखा जा सकता है। उन्होंने नागपुर से एक टीम को बुलाया और सुरक्षित रूप से दूसरी जगह पेड़ लगा दिया। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि अगले 3-4 महीने में पेड़ खिलता रहेगा। आज मलकापूरमध्ये श्री लखानी साहेबांकडे आम्ही ट्री ट्रान्सलोकेशनचा प्रोसेस कंप्लीट केलेला आहे. ते जवळपास 70-80 वर्ष जुनं एक निंबोणीचं झाड होतं, ज्याच्यासोबत सगळ्यांचे फार इमोशन्स अटॅच होते. तर त्याला न कापण्याचा हा निर्णय घेऊन आम्ही त्याला पूर्ण पुनर्जीवित करून नवीन जागेवर असं स्थानांतरित केलेलं आहे. आता याचे रिझल्ट साधारणतः आपल्याला पावसाळ्यानंतर दिसतील. त्याला नवीन फांद्या अशा फुटू लागतील आणि हे परत बहरेल असं 3 ते 4 वर्षात परत जुन्यासारखं बहरून जाईल. आपल्याला याची पद्धत कशी असते पण एकदा हे ट्रान्सलोकेशन ही प्रोसेस असं की एक जवळपास 40 ते 35% त्याचा ओरिजिनल रूट बॉल रिट्राईव्ह करतो. इथे थोडा आम्ही कमी रिट्राईव्ह करू शकलो. जवळपास 15 ते 20% आम्ही रिट्राईव्ह केला रूट बॉल आणि परत त्याला जसं तसं दुसऱ्या खड्ड्यात नेऊन ठेवलं आणि त्याला त्याच कंडिशन दिल्या ज्या कंडिशनमध्ये तो परत पुनर्जीवित हुई। तो एक और जहां बड़े पैमाने पर अवैध कटाई से पर्यावरण का रक्षण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लखानी परिवार की ये पहल खास संदेश पर्यावरण को बचाने के लिए अहम है। मिलघाट में तापी नदी से प्रतिदिन सैकड़ों ब्रॉस की रेत की तस्करी की जा रही है। हालांकि स्थानीय राजस्व विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है और देखा जा रहा है कि बालू की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। मिलघाट में 5 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा रेत की नीलामी में एक भी नदी को शामिल नहीं किया गया है। पर्यावरण प्रतिबंध जंगल से बहने वाली किसी भी नदी से रेत निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। हालांकि यहां से होकर बहने वाली तापी नदी से रेत के टीलों को इस घाट के कुछ हिस्सों को नीलाम करके खुदाई करने की अनुमति है। राजस्व विभाग ने अब तक बालू के टीलों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
इसके बजाय कुछ तस्करों ने तापी नदी को निशाना बनाकर यहां से बड़ी मात्रा में रेत उत्खनन शुरू कर दिया है। तापी घाट को निशाना बनाकर यहां से बड़ी मात्रा में रेत की तस्करी की जा रही है। कुछ मजदूरों को तस्करों से फुसलाकर दिन दहाड़े घाटों के पास बालू जमा किया जाता है और फिर जब मौका मिलता है तो रात में ट्रैक्टर की मदद से यहां से रेत की खुदाई कर हजारों रुपए में दूसरी जगहों पर बेची जाती हैं। मेलघाट में तापी नदी से प्रतिदिन सैकड़ों ब्रॉन्ज की रेत की तस्करी की जा रही है, लेकिन आज तक स्थानीय राजस्व विभाग ने तस्करों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए कहा जा रहा है कि तस्करों ने नदियों पर अतिक्रमण कर लिया है। पर्यावरणविद इस पर नजर रख रहे हैं कि चल रही तस्करी पर स्थानीय राजस्व विभाग क्या कार्रवाई करेगा।